हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम टर्की की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टर्की की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो टर्की के द्वारा एक छोटा अलायंस बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की तीनों शामिल हैं और ये आपस में ही डिसाइड करके तीनों एक दूसरे की लड़ाई जो है लड़ने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे को उसमें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, जैसा कि हमने अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में देखा था। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर भी आ रही हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान के सपोर्ट में टर्की अपने मर्सनरीज जो है वो भेज सकता है। तो इन तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो टर्की है, जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर है बाकी दोनों कंट्रियों से और मिलिट्री भी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाते जिसके लीडर टर्की के प्रेसिडेंट है, ये अलायंस जो है वो छोटा सा निकल कर सामने आया है। ये बात और है कि अगर तीनों की मिलिट्री मिला दी जाए तब भी जो उनकी स्ट्रेंथ होगी वो इंडियन मिलिट्री से कम है। तो टर्की का एक बहुत पुराना दुश्मन है जो कि ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ग्रीक एयरफोर्स 1912 में फॉर्म हुई थी और 1919 में ही इनकी लड़ाई जो है वो टर्की से हो गई थी। उसके बाद से साइप्रस को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है वो चलते आए हैं और दोनों लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। बाकी छोटे मोटे विवाद तो यहाँ पर नॉर्मल हैं, खासकर दोनों की एयरफोर्स में, जहाँ पर दोनों आपस में थोड़ा बहुत भिड़ते रहते हैं और कई वीडियोस निकल कर आए हैं BFM के, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हैं पर लास्ट में वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ कहना सही रहेगा कि कंडीशन ऐसी है कि मामला कब एस्केलेट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इन तीनों का एक छोटा सा ग्रुप बनने के बाद ये तीनों अपने अपने दुश्मनों को वार्निंग देते चले आ रहे हैं और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो अज़रबैजान की आर्मीनिया पर जीत के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पर यहाँ पर स्टैट्स जो हैं वो इन्होंने देखे नहीं हैं। आर्मीनिया की जो मिलिट्री है वो अज़रबैजान के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। पर ग्रीस और इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब से टर्की पाकिस्तान के बहुत क्लोज गया है तब से ग्रीस और भारत के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे होते चले आ रहे हैं। साथ में टर्की के इंटेंशंस को देखते हुए ग्रीस ने जो अपनी पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया है। तो ग्रीस के द्वारा अपनी एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि उसको टर्किश एयरफोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाए, जिस पर वो सफल भी होते नज़र आ रहे हैं। इन जनरल अगर दोनों एयरफोर्स की बात करें तो दोनों ही काफ़ी हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं, जहां पर अगर टर्किश एयरफोर्स से स्टार्ट करें तो इनके पास काफ़ी अच्छे खासे नंबर में एयरक्राफ्ट हैं। ये करीबन 48 F4 फैंटम 2 को ऑपरेट करते हैं एज अ फाइटर बॉम्बर, जिनको इन्होंने अपनी कंट्री में ही अपग्रेड किया है F4 टर्मिनेटर स्टैंडर्ड पे। तो ये जो F4 फैंटम एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं और बॉम्बिंग वगैरह के लिए ये एक आइडियल ऑप्शन बन जाते हैं। अपग्रेड के बाद इनकी जो बॉम्बिंग है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है और ये डिफरेंट वैरायटी के बॉम्ब्स को फायर करने में सक्षम है। दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट की बात करें तो टर्की F-16 को काफ़ी बड़े नंबर में यूज़ करता है। ये करीबन 245 यानी कि 245 के आसपास हैं। ये एयरक्राफ्ट C और D वर्जन है जो कि ब्लॉक 50 प्लस स्टैंडर्ड के हैं। बाकी सपोर्ट एयरक्राफ्ट में इनके पास एवैक्स हैं जो कि 4 के नंबर में है। ये वेजिटेल कॉन्फ़िगरेशन में बोइंग 737 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। टैंकर्स भी करीबन इनके पास 7 हैं जो कि अच्छे खासे नंबर हैं और इनकी एयरफोर्स के हिसाब से सफिशिएंट है। बाकी ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए भी ये काफ़ी सही प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं, जिसमें हरक्यूलिस और CN-235 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। रिसेंटली बात करें तो इन्होंने एयरबस A400M को भी लिया है। तो ये देखकर पता लगता है कि जो टर्किश एयरफोर्स है वो काफ़ी अच्छी है। अब इनके कंपैरिजन में हम ग्रीक एयरफोर्स की करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। तो ग्रीक एयरफोर्स भी F-16C/D के तौर पर अपने प्राइमरी एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है, जो कि करीबन 153 यानी कि 153 नंबर्स में है। ये एयरक्राफ्ट अपग्रेड होने हैं ब्लॉक 72 के स्टैंडर्ड पे, जो कि इन्हें टर्किश F-16 से बेटर बनाएगा। बाकी ये मिराज 2000 EG और BG को यूज़ करते हैं जो कि 16 के नंबर में है। ये पुराने मिराजेस हैं जिनको रिप्लेस करना है
बाकी ये मिराज 2005 मार्क II को भी यूज़ करते हैं, जिन्हें इन्होंने 2004 में ख़रीदा था। ये करीबन 24 यानी कि 24 नंबर में है। दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये F4 को भी यूज़ करते हैं एज अ बॉम्बर, जो कि करीबन 33 नंबर में है। तो जो ग्रीक एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी सुपीरियर है टर्किश एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट से, पर नंबर्स टर्किश एयरफोर्स के थोड़े ज़्यादा हैं। तो टर्किश एयरफोर्स जो है वो F-35 को लेने वाली थी, जो उन्हें काफ़ी बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कराते ग्रीक एयरफोर्स पर अपनी गलती की वजह से एयरक्राफ्ट बनने के बाद भी अब इनको नहीं मिलेंगे। और इस मौके का फ़ायदा ग्रीस ने बहुत अच्छे से उठाया है, जहां पर वो अपने पुराने मिराज 2000 EG और BG को रिप्लेस करने के लिए रफाल के F3R वर्जन को खरीद रहे हैं। उन्होंने करीबन 18 यानी कि 18 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो कि इसी साल जुलाई में डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। तो ये F3R वर्जन वही वर्जन है जो इंडियन एयरफोर्स को मिला है, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जो कि मीटियोर मिसाइल के साथ आता है। ये टर्किश F-16 पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कराएगा ग्रीस को, और F-35 की जो कमी है वो टर्की को खलने वाली है, वो भी अच्छे से। क्योंकि कैपेबिलिटी की बात कर लें तो ये F-16 का दुगना है। तो जो मामला पहले बैलेंस होता हुआ चला आ रहा था वो अब ग्रीस की तरफ झुक चुका है, और टर्की को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जहां पर टर्की ने अपनी दुश्मनी फ्रांस के साथ भी बढ़ा ली है, जिसके चलते फ्रांस पूरी तरीके से ग्रीस का साथ दे रहा है और अपने टॉप ऑफ द लाइन जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑफर भी कर रहा है और बेच भी रहा है। और इस पर अब दुगनी मार ये है कि जो ग्रीस है वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में है F-35 को लेने के लिए, और वो भी वही F-35 जो कि टर्की के लिए बनाए गए थे। साथ ही साथ कुछ यूज्ड अमेरिकन एयरक्राफ्ट को भी लेने के लिए, ताकि इन्वेंट्री और बड़ी हो सके। तो अब एक ओवरवेलमिंग एडवांटेज के साथ जो ग्रीक एयरफोर्स है वो टर्किश एयरफोर्स के सामने मौजूद होगी। टर्की की मजबूरी ये है कि अगर वो रशिया की साइड थोड़ा झुकते हैं तो उनके रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे अमेरिका से, और अगर वो और ज़्यादा रशिया की तरफ झुकते हैं तो उनके जो सर्विस में एयरक्राफ्ट या इक्विपमेंट्स हैं उनका सपोर्ट मिलना बंद हो सकता है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंसी है अमेरिका पर वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ में इनके रिलेशन रशिया से भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। भले ही S-400 इन्होंने ख़रीदा हो रशिया से, पर इनकी अकड़ की वजह से उनसे भी रिलेशन इनके बहुत अच्छे नहीं हैं। तो टर्की के प्रेसिडेंट का जो रोग बिहेवियर है वो उनकी कंट्री के लिए घातक साबित हो रहा है, और ये मौका अच्छा है इंडिया के ग्रीस से रिलेशन को और भी ज़्यादा बेहतर करने का, जहां पर दोनों कंट्रियों को अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ानी चाहिए और आपस में तालमेल पर काम करना चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सके। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।